सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 20 विराम चिन्ह। हम जानेंगे विराम चिन्ह क्या होते हैं और ये वाक्य में कैसे लगाए जाते हैं, विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं तो कुछ शब्दों के बीच में हम रुकते भी हैं, पूछते भी हैं। ठीक है, वहां पे कौन कौन से विराम चिन्ह लगाए जाते हैं आइए जानते हैं। ठीक है, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, जैसे हम वाक्य बोलते हैं ना, हम बीच बीच में रुकते हैं। ठीक है, उसका अर्थ होता है मतलब कि विराम चिन्ह। ठीक है, रुकना। किसी भी भाषा को बोलते समय हम बीच बीच में या अंत में कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे भी रुके हैं। अर्थात एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर के लिए रुकते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा देर बाद हम रुकते रहते हैं ना, यह रुकना ही क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। विराम यानी कि विराम दो। ठीक है, इस विराम को प्रकट करने के लिए कतिपय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो विराम चिन्ह कहलाता है। अगर हम कुछ आपसे पूछ रहे हैं तो कुछ चिन्ह आएगा। ठीक है, कुछ हम क्या कहते हैं, बीच में हल्का सा पॉज दे रहे हैं, ज्यादा पॉज दे रहे हैं। ठीक है, कम रुक रहे हैं, ज्यादा रुक रहे हैं, तो कुछ चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, उन्हें कहते हैं हम विराम चिन्ह। और विराम किसे कहते हैं, यानी कि रुकना। ठीक है, वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, नीचे कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग उदाहरण से दिया जा रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए, ये है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कि कोमा। जब हम हल्का सा पॉज होते हैं, यानी कि हल्का सा बोलते समय रुकते हैं। ठीक है, अभी जैसे रुकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, हल्का सा रुके, तो यहाँ पे हम देंगे अल्प विराम। पढ़ते या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है इस पर। जैसे कि राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम के बाद हम रुके हल्का सा। ठीक है, तो राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। ठीक है, अब देखिए इधर, यह सुंदर वृक्ष जो तुम देख रहे हो अशोक का है। यहाँ पे अल्प विराम है और यहाँ पे भी अल्प विराम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हल्का हल्का सा हम रुके हैं। यह है अल्प विराम चिन्ह, जहां पे यहाँ से हल्का सा और रुकते हैं, बल्कि अल्प विराम से, अल्प विराम में हम थोड़ा रुकते हैं, पर इसमें हम और रुकते हैं। ठीक है, ज्यादा रुकते हैं, मतलब कि जहां अल्प विराम से कुछ समय अधिक रुकना हो वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पे हमने बोला यह है सुंदर वृक्ष, जो स्टार्ट कर दिया, हल्का सा रुके और स्टार्ट कर दिया, मतलब कि सांस ली और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, हम इससे ज्यादा रुकेंगे। ठीक है, वहां पे क्या लगाया जाता है, अल्प विराम या पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए, वे गुरु जी के प्रवचन में मग्न है, हम रुक गए। भला जल्दी कैसे आ सकते हो, समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या करा हमने, हम रुके हैं और बल्कि इससे ज्यादा रुके हैं। जब ये चिन्ह हो, इसका मतलब कि हमें इससे ज्यादा रुकना है, अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, अब आता है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह वहां लगता है जहाँ पे हमारी वाक्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे जहां वाक्य पूर्ण समाप्त हो जाता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वह इलाहाबाद आ गया, वह इलाहाबाद गया हुआ है, हमारा वाक्य यहाँ पे पूरा हो गया। हमने क्या करा, पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब आया योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जब कोई जोड़ने वाला शब्द होता है, तो वहां पे जैसे सीधा उल्टा, जोड़ने वाला है सीधा उल्टा। ठीक है, तो हमने क्या करता है, योजक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, जोड़ने वाला एक दूसरे को, राधा कृष्ण, राम। ठीक है, राम सीता, ऐसे जो चिन्ह दो पदों को आपस में जोड़ता है, दो पदों को आपस में जोड़ता है, वहां पे हम लगाते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, इसे समास बोधक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे भाई बहन, ये जोड़ रहा है एक दूसरे को। ठीक है, राधा कृष्ण, चाचा भतीजा। ठीक है, ये जोड़ रहे हैं शब्द एक दूसरे को, ये इसलिए यहाँ पे योजक चिन्ह का। अब निर्देशक चिन्ह, ये योजक से हल्का सा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे योजक ऐसे होता है ना, तो ये हल्का सा डैश में ही बड़ा होता है। ठीक है, निर्देश किया जाता है। ठीक है, यह योजक चिन्ह में से आकार में बड़ा होता है। विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य समय या भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। जैसे
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब क्या कहा, यहाँ पे आगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा निर्देश थे, क्या निर्देश है, ये कहा उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह क्या होता है, ठीक है। देखिए कोई भी विवरण देने के लिए, कोई भी विवरण देने के लिए विवरण से पूर्व जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, भाई विवरण से पूर्व चिन्ह लगाएंगे, विवरण देंगे तो, ठीक है, उसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए लिंग दो होते हैं, अब हमने दो लिंग बताए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। लिंग दो होते हैं, ये हमने ये वाला लगा दिया विवरण चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे लगाया जाता है, जब हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, क्या आ गया, मतलब कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, अब आपको क्या करना है, उसका मुझे उत्तर देना है, ठीक है। जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो वहां पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, मैंने आपसे पूछा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे दोगे। अब आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक कहाँ पे आता है, जहाँ पे हर्ष, उल्लास, ठीक है, आश्चर्य हो, जैसे वाह बहुत सुंदर घर है, या छी 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 कितनी गंदगी है, ठीक है, या फिर शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज, ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ऐसा निकलता है। अगर आपके बहुत सफाई वाला घर देखोगे तो आपको कहा, अरे वाह बड़ी सफाई कर रखी है, अरे वाह, है ना। चलिए, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ची, शोक, ओ ऐसा हो गया, अच्छा, ऐसे आदि भावों को दर्शाने या प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक या संबंध बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे देखिए, हे भगवान यह क्या अनर्थ हो गया, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया। अब देखिए छी छी, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुम चोरी करते हो, पूछ रहे हैं वो, तो अब प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा उद्धरण बोधक चिन्ह। ये क्या होता है, उद्धरण बोधक चिन्ह, ठीक है, जानते हैं। जब किसी की उक्ति अथवा शीर्षक आदि को जो का त्यो, जो का त्यो ऐसे ही लिखा जाता है, उद्धरण किया जाता है, वहां पे क्या लगता है, उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविता, अब कविता बतानी है तो उद्धरण का प्रयोग होगा चिन्ह। आ रही रवि की सवारी, उद्धरण चिन्ह का, ठीक है। में सूर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका उद्धरण चिन्ह आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक, जब हमें किसी वाक्य को, किसी चीज को बांधना होता है, जैसे अभी हमने कुछ प्रश्न अगर लिखे में का को हमने बांध दिया ख, ठीक है। इनका प्रयोग पद के, इनका प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए, क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों के शब्दों से अलग व्यक्त करने के लिए, व नाटक या एकांकी के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। ऐसी सामग्री प्राय मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती है। वाक्य का क्यों अंग नहीं होती है, क्योंकि इन्हें अलग कर दिया जाता है, इन्हें बांध दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई हमने मुश्किल शब्द है यहाँ पे, तो हम इसे आसान करने के लिए क्या करेंगे, कोष्ठक में बांध देंगे और उसका हिंदी में मतलब लिख देंगे, ठीक है। जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, बांध दिए ना, ठीक है। ये वाक्य से अलग है कि एक और दो, एक वचन और बहुवचन। संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है, संक्षेप सूचक, इसको बेटा लाघव चिन्ह भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए संक्षिप्त शब्द के बाद शून्य का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, प्रोफेसर, डॉक्टर, तो हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट में लिख देते हैं और आगे शून्य बना देते हैं, ठीक है, इन्हें लाघव चिन्ह भी बोलते हैं। देखो डॉक्टर और जीरो लगा दी, मतलब कि शून्य बना दिया, ठीक है। अब हंस पद चिन्ह, हंस पद चिन्ह क्या होता है,
जब हमारे कोई चीज छूट जाती है, हमने एक वाक्य लिखा और हमारा कुछ छूट गया, अब उस वाक्य को तो हम रब नहीं करेंगे पूरे के पूरे को, तो हम क्या करेंगे, एक हल्का सा ऐसा चिन्ह बना देंगे यहाँ से हमें, और उसके ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है और ये चिन्ह लगा है, इसका मतलब ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। लिखते समय वाक्य में जब कोई अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शब्द या अंश को ऊपर या दायरे में लिख दिया जाता है, मतलब या तो साइड में लिख दो, या मतलब आपको ये चिन्ह लगाना होता है कि वाक्य में अगर कुछ छूट गया है आपका। तो जैसे अभी आप देखो, निराला हिंदी के कवि थे, पर यहाँ पे महान छूट गया तो क्या हुआ, चिन्ह लगा दिया और हंस पर चिन्ह लगा के महान ऊपर लिख दिया। देखो लिंक डैश प्रकार के होते हैं, हंस पर चिन्ह लगा दिया, दो खर्चा, ये भूल गए थे। ठीक है। अब ये आता है रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह, ठीक है, वाक्य में किसी विशेष शब्द या अंश पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसके नीचे रेखा खींच दी जाती है, आकृष्ट करने के लिए। ठीक है, इसी को रेखांकन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, हाईलाइट हो रहा है 4 पुत्र थे। ठीक है। समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह कब लगाया जाता है, देखिए जब किसी निबंध, कहानी, नाटक, पुस्तक आदि की समाप्ति पर, जब ये समाप्त हो जाते हैं, अंतिम पंक्ति के नीचे समाप्ति सूचक चिन्ह लगाया जाता है, अंतिम पंक्ति के पीछे। ठीक है। जैसे यही कहीं पर बिखर गई वह चिन्ह विजयमाला सी, अब देखो ये चिन्ह। ठीक है, झांसी की रानी की समाप्ति पर, समझ में आया? ये समाप्ति पर बनाया गया चिन्ह। ठीक है। पाठ का सार पढ़ते हैं। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम। ठीक है। वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों में समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारी बात क्या हुई, समाप्त हो गई। प्रश्नवाचक का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में किया जाता है, क्योंकि हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है। ये कुछ अभ्यास है, ये आपको खुद से करने हैं। आशा करती हूँ विराम चिन्ह की आपको पूरा पूरा ज्ञान हो गया होगा। आप अभ्यास करेंगे और ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।